चलिए, बायोमॉलिक्यूल्स में आज पढ़ना है क्या चीज़? पेप्टाइड्स, यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड हम लोग बात हल्का फुल्का किए थे ना। ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम लोग नहीं पढ़े अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, टॉपिक आता है पेप्टाइड बॉन्ड, समझ गए? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसीलिए इसको जरा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, जरा सा देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज पेप्टाइड्स, यानी पेप्टाइड्स होते क्या है। तो कहा जाता है कि पेप्टाइड्स जो है एक प्रकार का एमिनो ग्रुप युक्त कंपाउंड का निर्माण करता है, एमिनो ग्रुप कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पूरा कंपाउंड हमारा कहलाता है पेप्टाइड्स, समझ गए? तो यहाँ पर जैसा बोला क्या है, जैसा देख लेते हैं। व्हाट इज पेप्टाइड्स आपका क्वेश्चन है। पेप्टाइड्स आर एमाइड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एमीन ग्रुप ऑफ वन अल्फा एमिनो एसिड with the carbonyl group of another molecules of the same or different alpha amino acid with elimination of a molecule of water। यानी कह रहा है कि पेप्टाइड्स जो होते हैं एक प्रकार का कंडेंसेशन एमिनो ग्रुप का अल्फा एमिनो एसिड के साथ यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का निर्माण करता है, जिसमें अल्फा एमिनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर यहाँ से बाहर निकलते हैं, माइनस यानी लिखा होने कि बाहर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दे आर क्लासिफाइड डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड्स etc अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड कंबाइंड टूगेदर। यानी कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल डिफरेंट एमिनो एसिड। देखिए कहा है कि जब डिफरेंट एमिनो एसिड को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण करता है, यानी कि ग्लाइसाइन और यहाँ पे एलानाइन। और ग्लाइसाइन और एलानाइन जो है ये दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से H2O रिलीज होता है, और H2O जब यहाँ से रिलीज होता है तो ये बनते हैं आपके पास ग्लाइसाइलानाइन। यानी कि ग्लाइसाइलानाइन एक प्रकार का कहा जाता है अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, और ये अल्फा एमिनो एसिड को हम लोग शॉर्टकट में इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, GLYALA। अब देखिए ग्लाइसाइन का फॉर्मूला आपके पास ये वाला होता है H2N यानी NH2CH2COOH, और एलानाइन का फॉर्मूला आपका ये वाला होता है। यानी कि जब ग्लाइसिन को एलानाइन के साथ हम लोग अभी क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से H2O रिलीज होता है, और एक प्रकार का ग्लाइसेलाइन एक अल्फा एमिनो एसिड बनाता है, और उस अल्फा एमिनो एसिड में जो CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, यानी कि CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो अगर 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CO और NH के बीच में का जो बंधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं, या तो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर यहाँ पर बताया जाता है एक चीज कि सिंगल बॉन्ड CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का सबसे शॉर्टकट डिफिनेशन आपके पास यहाँ पर ऐसे है कि अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH जुड़ा हुआ रहता है तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या चीज? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ से कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि एमाइड ग्रुप इनमें से कौन है, समझ गए? 4 ऑप्शन देता है ऑब्जेक्टिव में, अब कहता है कि इनमें से एमाइड ग्रुप कौन है। तो ढेर बच्चा क्या करता है कि एमाइड ग्रुप को कह देता है NH2,
NH2 को क्या कहा देता है, एमाइड। और सिंगल बॉन्ड NH2 रहता है, यही टिक मार देता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ऐसा ही करते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चा जरा सा याद करना पड़ता है कि CONH होता है, समझ गए। CONH को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड कहते हैं, ठीक है। एमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है या एमाइड कहते हैं। अब कहा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। ये तो पेप्टाइड्स हुआ कि जिसमें एक हमारे पास कार्बोनिल और ये NH के बीच में बंधन रहता है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और पेप्टाइड कहने का मतलब कि जब दो हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड मिलते हैं तो रिलीज होता है H2O और बनता है क्या चीज, ये ग्लाइसेलेनाइन अल्फा एमिनो एसिड। अब इसके बाद बोलता है कि ग्लाइसेलेनाइन अल्फा एमिनो एसिड बनने के बाद अब एक आता है पॉलीपेप्टाइड्स। इफ लार्ज नंबर, यानी कोई कह दे कि पॉलीपेप्टाइड्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, पहले एगो था, एगो अल्फा एमिनो एसिड बन रहा था तो पॉलीपेप्टाइड सिंपल। अब कह रहा है क्या चीज, पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स इफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड्स बॉन्ड द पॉलीएमाइड, thus the formed is called polypeptides। यानी कि जब ज्यादा मात्रा में लार्ज नंबर में अल्फा एमिनो एसिड एक साथ मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तब उस जगह को, तब उस कंपाउंड को क्या कह दिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स। यानी पेप्टाइड्स कहने का मतलब सिर्फ एक जगह पर नाइट्रोजन और कार्बोनिल के बीच बंधन बनता है इसमें, और पॉलीपेप्टाइड्स में लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा संख्या में ये बॉन्ड बनते हैं। तो ये था बायोमॉलिक्यूल्स में पेप्टाइड्स और क्या चीज, पॉलीपेप्टाइड्स। अब आता है टाइप्स ऑफ हमारे पास ये प्रोटीन, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी एग्जाम्पल में, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ देता है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी कि ये सब जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर, ये सबसे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नजर आएगा, कह रहे ये तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। अब देखिए, ऑन द बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन होता है और एक होता है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर पहला हमारे पास जो है यहाँ पे दिया गया है फाइब्रस प्रोटीन, और एक आपके पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, क्या नहीं होते, इनके बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, जरा सा समझिएगा। These proteins consist of linear thread-like molecule which intend to lie side to side form fiber। देखिए, फाइबर्स प्रोटीन वैसे होते हैं जो साइड बाई साइड ऐसे मतलब कि ज्वाइंट होते हैं। साइड बाई साइड कहने का मतलब ये इसके साथ, ये ऐसे इसके साथ, ये इसके ऐसे साथ, मैंने एक दूसरे के साइड बाई साइड किया है, ये अटैच होते हैं। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपने आप में रखता है उसे हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। यानी कि इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि विच टेंड्स टू लाई साइड टू साइड फॉर्म फाइबर। इतना शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते हैं। फिर कहा था पॉलीपेप्टाइड्स चैन इन टू देम द आर हेल्ड टुगेदर यूजली at the many point of the hydrogen bond and the some disulfide bond। देखिए, यहाँ पर अगर हम फाइब्रस बॉन्ड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन में आपके पास यहाँ पर ज़्यादातर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के रूप में काम करते रहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जो भी पॉलीपेप्टाइड्स अल्फा एमिनो बनते हैं यहाँ पे, तो वो अल्फा एमिनो एसिड जो बनता है आपके पास यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर में, अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग निकालना चाहें तो जनरली कहा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता अधिक होती है। यानी ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन में कौन सी बॉन्ड की मात्रा अधिक होती है,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा अधिक होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड की भी मात्रा अधिक होती है। बस यही बात। अब यहाँ पे बोलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं तो डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं, वो फाइबरस प्रोटीन में जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उस सभी मॉलिक्यूल में एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का कारण ये है कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के से जुड़े होते हैं, जो कि सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित होता है, सल्फर और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, इस कारण से। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबरस प्रोटीन का क्या होता है? अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। फिर अब बोलता है कि फाइबरस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि फाइबरस प्रोटीन जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जल में ये फाइबरस प्रोटीन डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे स्किन के ऊपर जो बाल होता है, रोम वगैरह होता है, वो सब की बात बोल रहा है, हेयर वगैरह की बात कर रहा है। देखिए बोले ना हेयर यानी बाल, तो स्किन के ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं वो सभी आपका किस कारण, कौन सा प्रोटीन के कारण होता है? फाइबरस प्रोटीन के कारण। तो फाइबरस प्रोटीन के कारण कहा जाता है। अब नेल आपके पास है, यानी कि जो आपके शरीर में देखते होंगे कि समय कुछ समय आपका नेल नाखून है जो बढ़ते जाता है, तो नाखून बढ़ता है हमारे शरीर में, तो वो किसके कारण? तो फाइबरस प्रोटीन के कारण। देखते होंगे कि बहुत ज्यादा दिन तक अगर नाखून को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास लंबा नाखून निकल जाता है, निकलता है ना। यानी कि जो हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन से हमारा अंग तो बढ़ता ही है, लेकिन उस प्रोटीन से हमारे शरीर का कुछ ऐसे भी भाग हैं जो बढ़ते हैं, जैसे बाल का बढ़ना, हमारा नेल का बढ़ना। फिर कहता है कि आपके पास यहाँ पे फाइब्रोन इन सिल्क, माइसोइन इन द मसल्स। अब कहा जाता है मसल्स का भी बढ़ना, यानी कि कहीं कहीं बॉडी वगैरह बढ़ जाता है। तो ये सब फाइबरस प्रोटीन के कारण होते हैं हमारे शरीर में। तो अगर आपसे कोई कहे कि फाइबरस प्रोटीन से फायदा क्या चीज है, तो फाइबरस प्रोटीन हमारे शरीर में काम क्या करता है, अगर प्रोटीन खाते हैं कोई चीज का तो वो प्रोटीन हमको क्या चीज मतलब देता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको ये स्किन बाल बढ़ाने में मदद करता है, नेल बढ़ाने में मदद करता है। फिर ये आपके पास फाइब्रिन इन द सिल्क, आपके पास जो कहा जाता है कि शरीर में जो लाइनिंग वगैरह होता है वो चीज करने में। माइसोइन इन द मसल्स, कहा जाता है कि जो मसल्स हमारे पास होता है तगड़ा बनाने में ये मदद करता है। अब देखिए यहां पर बताया गया कि दीज प्रोटीन आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। कहा जाता है कि जितने भी फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो स्टेबल होते हैं मॉडरेट, यानी कि समान ये टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पे। अब कहा जाता है ये जो टेम्परेचर की बात करते हैं और पीएच वैल्यू, तो ये मॉडरेट चेंज होता है। यानी मॉडरेट चेंज कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास फाइबरस प्रोटीन है वो अपने आप में समान टेम्परेचर और समान पीएच रखता है, समान परिवर्तन के रूप में, और अपने आप में वह स्थिर रहता है। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि जितने भी फाइबरस प्रोटीन आपके पास दिए गए हैं ये सभी फाइबरस प्रोटीन के कारण होने वाली जो घटना है, टेम्परेचर और पीएच से कोई इनको फर्क जल्दी पड़ता नहीं है। यानी कि ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि सनलाइट में चल रहे हैं तो बाल हमारा सनलाइट में खराब होता है? नहीं होता है। अब सनलाइट में चलेंगे तो हमारा मसल्स है, शरीर में जो मतलब मांसपेशियां हैं तो वो खराब हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पर बाल को रखेंगे तो झोंकर जाएगा। समझ गए? यानी पूरा बाल खराब हो जाएगा। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे यदि आप किसी भी ग्लोबुलर फाइबरस प्रोटीन को आप रखते हैं तो कोई दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर बोलता है कि फाइबरस प्रोटीन सर्व एज द चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू। अब देखिए फाइबरस प्रोटीन जो है ज्यादातर किस में प्राप्त होते हैं? एनिमल टिश्यू में। यानी कि मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, ये सब जितना चीज होता है इसमें एनिमल टिश्यू यानी कि जानवर के जो टिश्यू होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है फाइबरस प्रोटीन। समझ गए? तभी तो लोग कहता है कि मुर्गा मछली खाएंगे, समझ गए, और पूरा शरीर में हम बॉडी बनावेंगे। तो फाइबरस प्रोटीने के कारण होता है, क्योंकि प्रोटीन ऐसे भी कहा जाता है कि मुर्गा मछली सब जो चीज है ऐसा कुछ नहीं है। वो एगो कहावत था पहले कि अंडा में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब वो मुर्गी अंडा देती थी तब, आज तो कंपनी अंडा दे रही है। समझ गए? तो कंपनी अंडा दे रही है तो कंपनी वाला अंडा में प्रोटीन है और हमें तो आटा भरल है।
देखिएगा आजकल के अंडा, जब हम लोग भी एक एक ट्रे ला के रखते हैं, देखते हैं कि कुछ अंडा में टेस्ट कुछ जान है ये नहीं है, एकदम खाली लगता है कि अंडा खा रहे हैं लेकिन कुछ टेस्ट नहीं है। हमारे घर के बगल में बनता है अथी अंडा, एकदम गजबे बनाता है भाई, हम कहले कि बाप रे बाप, बताइए कहाँ से कहाँ चीज़ पहुँच गया। तो देखिए ये है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, कि फाइब्रस प्रोटीन जल में नहीं घुलता है, टेम्परेचर और पीएच मान पर इसका कोई वो नहीं होते हैं, इसका ये सबसे ज़्यादा एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। फिर कहा जाता है इसमें साइड बाई स्ट्रक्चर होते हैं। अब कहा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन के कारण क्या क्या चीज़ होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के कारण क्या होता है उसको भी जरा सुन लो एक बार, कि फाइब्रस प्रोटीन के कारण हमारा नाखून का बढ़ना, शरीर में बाल का बढ़ना, बॉडी का बढ़ना, मसल्स का बढ़ना, ये सभी चीज़ जो होते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन के कारण होता है। अब देखते होंगे कि अब बहुत सारी लड़कियां लोग के देखिएगा नाखून हम लम्हर लम्हर बढ़ जाता है, उन लोगों में ज़्यादा फाइब्रस प्रोटीन पावल जाता है का। वो लोग तो ज़्यादा मुर्गो मछली नहीं खाती है, हम लोग राक्षस लइकन की धूक देते हैं 12 पीस 14 पीस, पपुआ खाता 18 पीस खाता ना मुर्गा। वो हार्मोन्स के कारण, वो आगे मिलेगा, हार्मोन्स बताएंगे, बौना होता है हार्मोन्स के कारण। हाँ प्रोटीन के कारण नहीं जी, हार्मोन्सों के कारण, हार्मोन्स प्रोटीन तो मेन बात की जो उसका खानदानी जो जेनेटिक्स आया है ना, जैसे मान ले कि माँ बाप जो संभोग किया था उस समय दूसरा टाइप से लगता है, क्रियाक्रम कर दिया होगा, समझ गए, हार्मोन्स की कमी उसमें हो गई, अब बच्चा कहाँ पैदा ले लिया, बौना पैदा ले लिया, समझ गए। तो वो कुछ जेनेटिक्स मैटर होता है, ठीक ना। अब उसमें माँ बाप की गलती रहता है, दोनों में से कोई एक आदमी के, तभी बौनी बेटी होती है, बौना बेटा होता है, समझ गए। अब देखा जाए, ये कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन सबसे पहले देवता, ये भी एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। पहले इसको देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से, जो लोग देख रहे होंगे अगर उनको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जो बोल रहे हैं ना, जो बकैती कर रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। The polypeptide chain in this the protein is folded around itself in the such a way so as to give the entire protein molecule on almost a spherical shape। देखिए यहाँ पे डिफरेंस तो मिल गया, इसमें स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड मोलिकुलर स्ट्रक्चर बन रहे थे, और इसमें कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्फेरिकल, यानी कि ये बेलनाकार टाइप के बनता है, समझ गए। अब यहाँ पे आपका डिफरेंस मिल गया कि नहीं मिल गया, कि इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन का कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होते हैं। फिर कहता है वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट स्ट्रांगली विथ द पोलर ग्रुप, हैंस द ग्लोबुलर प्रोटीन आर वाटर सोलुबल। ये था फाइब्रस प्रोटीन जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन जितने भी होते हैं ये पानी में क्या होता है, डिजोल्व होता है, क्योंकि कौन नेचर का पाए होता है, पोलर नेचर का। अब पोलर नेचर के रहने वाला जितने भी यौगिक हैं, ये जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं, तो वो सभी पानी में क्या होता है, डिजोल्व होता है। फिर कहा जाता है कि ऑल इंजाइम्स, मेनी हार्मोन्स सच एज द इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज, थायोग्लोबिन ग्लोबुलिन फ्रॉम द टाइफाइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए सबसे पहली बात कि ग्लोबुलर प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये लिख दिया। ये जो इंजाइम्स आपको नजर आ रहा है, हार्मोन्स नजर आ रहे हैं, इंसुलिन नजर आ रहा है, पैनक्रियाज, ये थायरोग्लोबिनोइन, तो ये सबको छोड़ो, इसी को समझते हैं। इंजाइम्स में आपका ग्लोबुलर प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि जो आप थूक, आपका मुंह में जो लार्वा होता है, उस लार्वा में कहा जाता है कि आपका एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो कि भोजन पचाने में क्या करता है, मदद करता है। कहीं सुने होंगे आप लोग कि खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद भोजन का जो पाचन का क्रिया है ये मुँह से शुरू हो जाता है। जैसे मुंह में हम लोग डालते हैं, पचना यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा मुंह में क्या चीज़ है, लार्वा होता है। और मुंह में जब लार्वा होता है तो लार्वा में क्या चीज़ पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन एक प्रकार का कैसा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। अब इंजाइम्स की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, तो हार्मोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं।
अब हार्मोन्स जब हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसी के कारण कहा जाता है कि हार्मोन्से के कारण कुछ लोग हैं जो बौना पैदा होते हैं, कुछ लोग लंबा पैदा होते हैं। फिर कहा जाता है कि हार्मोन्स के कारण जो होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, किसी का मतलब फैट्स ज़्यादा होता है, किसी का फैट्स कम हो जाता है, यानी मोटापा बढ़ जाता है, घट जाता है। देखिएगा ढेर जवान लड़कन हो जाएगा लेकिन मोछ दाढ़ी जल्दी नहीं आता है, समझ गए। और ढेर तनिए को लड़कन रहता है और मोछ दाढ़ी आ जाता है। तो कहा जाता है कि हार्मोन्स की कमी से क्या होते हैं, दाढ़ी मोछ आते हैं, समझ गए। यदि अगर हार्मोन्स की कमी हार्मोन्स की अधिक मात्रा रहता है तो उससे दाढ़ी मोछ आता है। जिसमें हार्मोन्स की अगर मात्रा अधिक है तो उसमें दाढ़ी मोछ क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाता है। और जिसमें हार्मोन्स की मात्रा कम होती है, इसीलिए कहता है लड़के मन देखिएगा कि हार्मोन्स हमारे दाढ़ी मुछा गया, मैंने हम अब जवान हो गए, समझ गए। मैंने ओकर भीतरे से हार्मोन्स एकदम तूफान मतलब मार रहा है, समझ गए कि अब निकाल बाहर है, अब निकाल बाहर है। तो इसीलिए कहता है कि हार्मोन्स जो होते हैं शरीर के अंदर में पाए जाते हैं और ये आराम से कहता है कि अब निकाल बाहर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हार्मोन्स जैसे ही आपके अंदर आता है, ज़्यादा होता है, तो दाढ़ी मोछ निकलना शुरू हो जाता है। और लड़का देखिएगा जब जवान होगा तो जवानी में दाढ़ी मोछ निकलना शुरू होता है, समझ गए। तो उसके शरीर में उस समय क्या हो जाता है, हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, ये सब हमारे भीतरे के पार्ट हैं, समझ गए। जैसे कि ग्लैंड, पैनक्रियाज वगैरह होता है, ग्लैंड, ग्रंथि, ये सभी चीज जो होते हैं ये भीतरे का पार्ट होता है। ये सभी में से भी चीज हमारा निकलते रहता है। अब देखिए सभी चीज जो आपके पास है ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फिर कहता है ईच ग्लोबुलर प्रोटीन हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। सबके पास जितने हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनका कहा जाता है कि ऑन कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक, उनका अपना आप एक क्या है, नेचर है, समझ गए। एंजाइम्स का अलग नेचर होता है, हार्मोन्स का अलग नेचर होता है, इंसुलिन का अलग नेचर होता है। विच रिजल्ट थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट साइट्स इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चैन। लेकिन यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक प्रकार के, जो कि यहाँ पे कुछ चीज स्प्लेंड्रिकल है, स्प्लेंड्रिकल है कि पैसन प्रो है, स्फेराइडल है, ठीक है। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन में कंसिस्ट द सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स चैन और में कंसिस्ट द सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स चैन कॉल्ड द सब यूनिट एंड प्रोटोमर्स। देखिए अब कहा जाता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स भी बना सकता है, पॉलीपेप्टाइड्स भी बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के अल्फा एमिनो एसिड का भी निर्माण कर सकता है। क्योंकि बताए थे कि प्रोटीन का निर्माण अल्फा एमिनो एसिड से होता है और अल्फा एमिनो एसिड से प्रोटीन का भी निर्माण होता है और प्रोटीन से अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। बंद हो गया क्या हो, चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर एंजाइम से रिलेटेड बात कहा जा रहा है कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो एंजाइम्स क्या होता है इसके बारे में जरा समझिएगा। अब कहा जाता है कि हम लोग का जो मुंह है, इस मुंह में जो थूक होता है, लार होता है, इस लार को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। सिंपल भाषा में कि हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं एक प्रकार का लार होता है और लार में एक प्रकार का प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन लार में पाया जाता है और लार जो होता है एक प्रकार का एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि एंजाइम्स जो है ये खाना पचाने में मदद करता है। एंजाइम्स जो ये है खाना पचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब खाना पचाने का जो प्रोसेस है, कोई भी चीज को हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ से खाना पचने की क्रिया में शुरू हो जाता है, मुंह से। क्योंकि सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, भर दम चबाते हैं, समझ गए। यानी कि भर दम उसको चबाने के बाद क्या किया जाता है, देखिएगा पहले के बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कहते थे क्या चीज, कि खाना को जितना चबा चबा खाइएगा, आराम आराम से खाइएगा, उतना ही जल्दी आपके पास खाना मतलब कि डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए बोलते थे कि बुजुर्ग आदमी अभी भी खाना आपके घर में दादा उदा खाते होंगे तो देखिएगा बहुत आराम से एकदम लेते होंगे, एकदम चबा चबा के बढ़िया से खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके पास मुंह में लार्वा उनका है, यानी कि एंजाइम्स जो उपस्थित है, उस एंजाइम्स को मदद से भोजन को पूरा छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ देते हैं। और छोटा छोटा पार्टिकल में जब तोड़ते हैं वो पेट में जाता है, तो पेट में जाने के बाद अपना काम शुरू कर देता है ये मशीन, ठीक ना। एक प्रकार का पचाने वाला मशीन है, जो लादा दिखाई दे रहा है ना, ये लादा एक प्रकार का पचाने वाला मशीन होता है। और ये मशीन में जैसे ही जाता है रोटी भात कुछो मुर्गा दही या कुछो चीज, तो पचना शुरू हो जाता है।
तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी आप छोटा छोटा टुकड़ा पाट करके भोजन को खाइएगा, ज़्यादा देरी तक चिबा के खाइएगा, उतना अच्छा से ग्लोबुलर प्रोटीन जो है एंजाइम्स में प्रयुक्त हो जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, तो वो एक प्रकार से अच्छा एनर्जी डेवलप करता है शरीर के लिए। और उसके बाद आपका जो सेल वगैरह है उस सभी सेल को क्या करता है, मजबूत ढंग से आपको बनाए रखता है। अब देखिए हार्मोन्स वगैरह भी अच्छा से आपको मतलब पैदा करके देगा। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलिस्ट बाय द स्पेशल कैटालिसिस कॉल्ड एंजाइम्स। कहा जाता है कि कैटलिस्ट या कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को पैदा करता है। अभी जस्ट बताया आपको कि अगर बढ़िया से नहीं खाइएगा चिबा चिबा के तो हो सकता है कि खाना आपका पेट में जाने के बाद पचने में बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन अगर चबा चबा के भोजन आप खाते हैं तो पेट में जाने के बाद वो तुरंत क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको शरीर में अच्छा एनर्जी प्रदान करता रहेगा। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि एंजाइम्स आर डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सिंपली बायोकैटलिस्ट। कहा जाता है कि एंजाइम्स जो है एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और ये सिंपली बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर कहा जाता है कि एन एंजाइम्स फैसिलिटीज टू बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोवाइडिंग अल्टरनेट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ अवे देयर द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कैटलिस्ट का काम हम लोग पहले जाने थे कि कैटलिस्ट का होता है मुनिया जाने तो मतलब हुरे थे ही ऐसे ऐसे करके। अब देखिए गदा प्रसाद अब कह रहा है कि एंजाइम्स जो होते हैं एक प्रकार से ये कहा जाता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई करने का मतलब क्या चीज है कि जो आप अच्छा एंजाइम्स मतलब कि पूरा रगड़ रगड़ के भोजन को अगर मुंह में ठूसे होंगे तो कहने का मतलब है कि आपका खाना पचाने का जो रिएक्शन है वो फास्ट करेगा, यानी कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, यानी आपका भोजन को वो जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। फिर कहा जाता है कि द एंजाइम्स व्हिच कैटालिसिस द हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए एंजाइम्स को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं माल्टोज इनटू ग्लूकोज द नेम द माल्टोज। देखिए कहा जाता है कोई भोजन आप खाए माल्टोज खाए, माल्टोज मतलब समझ रहा है मैंने माल्टोज को माल्टोज कहते हैं। देखिए माल्टोज एक प्रकार का होता है चीनी की तरह, ये चीनी का सूत्र होता है ना जी C12H22O11, तो इसी तरीके से ये माल्टोज होते हैं जो भोजन में पाया जाता है। अब देखिएगा बहुत सारा लोग होता है ना भोजन किया, अब भोजन करने के बाद क्या करता है कि तुरंत भर लड़ा पानी पी लेता है, मैंने एकदम 2-4 बोतल ठूस लिया कि जल्दी भोजन पचे। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा करता है तो सबसे बड़ा गलती करता है। एक चीज़ हमको टीचर बहुत पहले बताए थे कि अगर आप भोजन करते हैं और घोट घोट पानी पीते हैं ना तो समझ लीजिए आप जहर खा रहे हैं। समझ गए? सबसे पहली बात कि भोजन खाना है तो पहले भरदम भोजन खा लीजिए, ठीक है, आराम से गते गते चबा चबा करके भोजन को खाइए। भोजन को खाने के बाद क्या कीजिए कि आप भोजन खत्म करने के बाद आप मतलब 250 ml या 200 ml या 400 ml जितना आपको पानी पीना है हल्का मात्रा में पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ समय तक छोड़ दीजिए। समझ गए? नहीं तो उतना तीखा चीज नहीं खाना चाहिए। तीखा चीज ज्यादा खाने से बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तीखा चीज ज्यादा खाइएगा तो हो सकता है आपको जॉन्डिस पकड़ ले, लीवर खराब हो जाए। समझ गए? बहुत सारा चीज हो सकता है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? माल्टोज। हाँ तो माल्टोज, हाँ तो खाना खा लिया। अब देखिए तो जैसे क्या करता है कि 200-250 ml पानी पी लीजिए, उसके बाद 1-2 घंटा के बाद क्या कीजिए कि फिर हम लोग पानी पीजिए आराम से, जितना पीना है, जितना इच्छा आपको मांग रहा है पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ढेर आदमी के देखिएगा तो पहले खाएगा तुरंत लगेगा 2 लोटा पानी पी लिया, समझ गया, और 2 लोटा पानी पीने के बाद कहता वो ढेकार मारता बड़ा बिजोड़। समझ गए? अब लगता है कि ढेकार तो मारा, लेकिन कहा जाता है कि वो ढेकार जो है वो तुरंत आपका खाना को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। समझ गए? लेकिन एक चीज और है कि जब आपको ढकार आना शुरू हो जाए इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है धीरे धीरे। समझ गए? क्योंकि कोई भी चीज जब हम खाते हैं रिएक्शन करके अंदर वो नया चीज बनाता है तो उससे गैस निकलता है और वही गैस आपका मुंह दिखा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए अब यहाँ पर बताया जाता है कि माल्टोज एक प्रकार का भोजन था, ऐसे भी कहा गया माल्टोज, मुनि
देखा, माल्टोज, माल्टोज को पानी में गिराइएगा, माने पानी में ढकेल दीजिएगा तो बेचारी ग्लूकोज ना बन जाएगी, समझ गए। यानी कि जब माल्टोज रहे उसको पानी में डालिएगा तो कौन सी बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी। यानी कि जैसे ही हम माल्टोज भोजन को पानी सहित पेट में डालें, अब कुछ समय के बाद छोड़ेंगे तो हमारा पेट में क्या बन जाएगा, एक प्रकार का एनर्जी पैदा करेगा जो कि ग्लूकोज के रूप में, समझ गए। तो खाना हम लोग के शरीर में क्या चीज उत्पन्न करता है, ग्लूकोज उत्पन्न करता है। देखें पेड़ पौधा भी क्या करता है, खाना बनाने के बाद वो पेड़ पौधा भी ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, ग्लूकोज वो लोग ले लेता है। केमिकली ऑल एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन, कहा जाता है कि एंजाइम्स, जितने एंजाइम्स होते हैं ये सभी एक प्रकार का क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, लार्वा, थूक वगैरह, जितना ये सब चीज हम लोग देखते हैं, ये कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए, थूक से सत्तू साना है, थूक से सत्तू। एगो हमारे गांव में मास्टर था रामाशीष सर, सोच गए, हमारा हेड राइटिंग नहीं बैठता था बढ़िया, तैयो कहता था जानते कुछ कि अरे प्रिंसवा नहीं, अजयवा के बेटवा कहता था, अरे अजयवा वाला बोल कि थूक से सत्तू साना है, समझ गया। तो थूक से सत्तू साने के मतलब हम सोचते थे ना कि हम तो पानी से सानते हैं, ये थूक से क्या करता है। तो हम एक दिन मतलब बचपना था, धर के ट्राई करने लगे, समझ गए कि थूक से सत्तू सनाता है कि नहीं सनाता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए एंजाइम्स कौन कौन चीज होते हैं, जो हमारा मुंह में होता है एंजाइम्स, या मानव शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, ये थायमीन होता है। क्या चीज होता है, थायमीन होता है। तो जो मुंह में यानी कि लार्वा पाए जाते हैं, इस लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। तो इस थायमीन जो हमारे मुंह में लार्वा होता है, लार्वा एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं, वो कौन एंजाइम्स होता है, तो थायमीन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि थायमीन, कोई से पूछिएगा कि थायमीन तो नहीं हो, तो मुंह में हो, थायमीन उमीन न हो, ठीक ना। तो कहेगा अरे बोल रहा है एंजाइम्स, लार है ना मुंह में, तो लार मुंह में है, यानी कि कौन सी तुम्हारा मुंह में है, थायमीन है। अब देखिए कहा जाता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं, इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एंजाइम्स का प्रयोग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर, वाइन एंड द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्मेंटेशन लिखा है जी कि फॉर्मेशन लिखवा है कहीं, देखिए। अच्छा देखिए, हाँ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर, वाइन, यानी दारू, शराब, ये सब पीजिएगा ना, तो इस सभी में एंजाइम्स आपका मिलते हैं, समझ गए। तो एंजाइम्स आपका बियर बनाने वाली कंपनियां इस्तेमाल करती है बियर में डालने के लिए। अब केकर थूक डालता है पता नहीं, समझ गया, लेकिन उसमें लार्वा डालता है। तो लार्वा कहने का मतलब एंजाइम्स बहुत प्रकार के होते हैं, राइबोफ्लेविन भी डाल देता होगा, नाइकोसिन भी डाल देता होगा, किसी भी प्रकार का एंजाइम्स आपके डाल देते होंगे बियर में, वाइन में। तो बियर बनाने वाली कंपनियां या वाइन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, यानी शराब बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो भी अपने बोतल में क्या चीज का इस्तेमाल करती है, एंजाइम्स का वहां पर उपयोग करती है। अब देखिए, कभी देखें दारू पीजिएगा, अगर आगे चल करके एज होगा तब, तो उस समय देखिएगा जब पीजिएगा तो मुंह सूखना शुरू हो जाता है, समझ गए। तो मुंह सूखना शुरू इसलिए होता है क्योंकि आपका जो एंजाइम्स मुंह में पहले से था, और एंजाइम्स इस दरुओं में लिए और धर के घटा किए, अब वो एंजाइम्स पे अटैक कर देता है, कहता है भाई तू बाहर कुछ कर रहा है, तू भीतरे चल हमारे साथ, ठीक ना। तो ई वाला जो एंजाइम्स पेट में गया, इहो एंजाइम्स क्या करता है, भीतरे वाला एंजाइम्स जो दारू सहित गया है, वो कहता है हाई पावर के एंजाइम्स रहता है, ये कहता है तू बाहर क्या कर रहा है, भीतरे आओ, तो एक लोग भीतरे लेके चलाता है। तो बार बार थूक आवेगा तो घोट दीजिएगा, तो फेंक दीजिएगा। अब कहता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट सिरप फ्रॉम द कैन स्टार्च। देखिए सिरप वगैरह भी जो बनाया जाता है, सिरप वगैरह बनाए जाते हैं, मिठाई वगैरह बनाए जाते हैं, और ये जो कैन स्टार्च के रूप में बताया जाता है कि जो हमारे पास कुछ ऐसा पदार्थ जो चीनी का बना हुआ कोई सामान हो, तो वो सभी चीज में भी क्या चीज हमारे पास पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज, चीज मतलब उन्ना चीज मने पनीर, वही चीज मने वही यो बोराई लइका, चीज मने पनीर ना होता है, चीज मने मक्खन, ये लंगड़ा अंग्रेजी के नहीं पढ़ने रे, चीज मने मक्खन का तो होता है। ये FCI के बेटा है कि हमरा बिहार पुलिस के नजर आते रहे। देखो चीज भाई कोगुलेशन ऑफ मिल्क, यानी कोगुलेशन ऑफ मिल्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, चीज प्राप्त करते हैं, यानी पनीर। अब कोई कहेगा कि दूध से पनीर बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो कोगुलेशन ऑफ
मिल्क, समझ गए। यानी लग रहा है कि जैसे कि आम आदमी मुखिया बन गया, जैसे कह रहा है कि चीज बन गया तो कॉन्गुलेशन हो गया जी, नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है, क्या है, कॉन्गुलेशन ऑफ मिल्क। तो कॉन्गुलेशन ऑफ मिल्क क्या चीज होता है, चीज होता है। मैटर खत्म, चलिए ड इंड कीजिए।